हेलो डॉक्टर्स, दिस इज जयंती परिडा एंड आई विल बी टीचिंग यू बॉटनी। आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। बट क्लास शुरू करने से पहले कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन की तरफ आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। सारे नोट्स एंड डेली क्वेश्चंस, मोटिवेशनल कंटेंट सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डॉक्टर योगेश नीट। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जल्दी फटाफट जाके ज्वाइन कर लो। स्टार्टिंग विद अ चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। Everybody on this planet requires food to live. वो अलग बात है, कुछ लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जिंदा रहते हैं। Animals eat other animals and plants, जो animals को खाते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, जो plants को खाते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं। बट ये जो plants होते हैं ये कहाँ से अपना खाना लेके आते हैं? These are called ऑटोट्रोफ्स। ऑटो का क्या मतलब होता है? खुद से। तो वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या प्रोडक्शन। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ फूड। तो लाइट को यूज करके फूड को फॉर्म करना इज द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। ये है फोटोसिंथेसिस का बैलेंस्ड इक्वेशन। 6CO2 plus 6H2O gives rise to C6H12O6 and 6O2। अब ये सारी बातें हमको आज इसलिए पता है क्योंकि कोई महापुरुष कह के गए थे, बट कहने से तो बातें होती नहीं है, हमें प्रूव करना पड़ता है। प्रूव कैसे होगा? थ्रू एक्सपेरिमेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेरिमेंट्स। पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम या तो एक वेरीगेटेड लीफ मतलब डबल कलर्ड लीफ लेंगे या फिर हम एक लीफ को कवर कर देंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ी देर बाद हम डालेंगे आयोडीन। तो हम क्या देखते हैं, जो पार्ट एक्सपोज्ड था वो ब्लूइश ब्लैक हो जाता है और जो पार्ट कवर्ड था वो स्टेन नहीं होता है। ठीक है, इससे हमको पता चलता है कि क्लोरोफिल या फिर ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आता है हमारा KOH टेस्ट। एक डब्बा लेते हैं, डब्बा के अंदर भरते हैं KOH, CO2 को अब्सॉर्ब कर लेता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लीफ लेंगे, आधा इस डब्बे के अंदर डुबाएंगे, आधा ऊपर छोड़ देंगे। जब हम थोड़ी देर बाद इसमें आयोडीन डाल के देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो एक्सपोज्ड पार्ट है इसमें कलर चेंज हुआ है एंड जो नॉन एक्सपोज्ड पार्ट है मतलब जो डब्बे के अंदर है उसमें कलर चेंज नहीं हुआ है। तो कंक्लूजन क्या है? CO2 इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा जोसेफ प्रीस्टली एक्सपेरिमेंट। कैसे याद रखेंगे? जोसेफ प्रीस्टली में आता है प्रीस्ट। प्रीस्ट कहाँ होता है? चर्च में। चर्च में क्या जलाते हैं? कैंडल। तो इसमें कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट हमारा जोसेफ प्रीस्टली का है। ये एक डब्बा लेते हैं, डब्बे के अंदर माउस और एक कैंडल जला के रख देते हैं। कुछ टाइम बाद देखते हैं कि वो माउस भी मर जाता है और जो कैंडल होता है वो भी बुझ जाता है। नेक्स्ट वो क्या करते हैं, एक प्लांट को अंदर छोड़ देते हैं। तब वो देखते हैं कि काफी टाइम बाद भी प्लांट भी है, माउस भी है और कैंडल भी जल रहा है। इससे कंक्लूड होता है कि कुछ तो ऐसी चीज थी जो ये लोग, ये माउस और ये कैंडल यूज कर रहे थे, जिसको ये प्लांट रिस्टोर कर दे रहा था। ठीक है, आज हमको पता है कि ये जो कैंडल है और ये माउस है, ये दोनों एक ही चीज यूज करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन, एंड इसको रिस्टोर करता है हमारा प्लांट। ऑलराइट, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा जैन इंगेनहाउस का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक डब्बे के अंदर पानी भरा था, पानी के अंदर ग्रीन प्लांट को छोड़ दिया था और सनलाइट में डालने के बाद उन्होंने देखा, थोड़े टाइम बाद देख रहे हैं ये छोटे छोटे बबल्स है ऑफ ऑक्सीजन। जब हम देखते हैं कि नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को डाला जाता है तब ऑक्सीजन नहीं रिलीज होता। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि सनलाइट और ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन ओनली रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जूलियस वॉन सैक्स का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने प्रूव किया था कि फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज फॉर्म होता है और ये ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। कहाँ पे? इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। तो ये स्टोरेज से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है। कैसे याद रखेंगे हम? जूलियस वॉन सैक्स। तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर स्टोरेज होती है ना, बोरे जैसे चीज होता है उसके अंदर स्टोरेज होती है, इसलिए स्टोरेज रिलेटेड एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट आता है हमारा TW एंजलमैन एक्सपेरिमेंट। इसमें इन्होंने लिया था एक प्रिज्म। तो प्रिज्म में क्या होते हैं? बहुत सारे एंगल्स होते हैं। तो ये TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक है, तो इसमें एक प्रिज्म लेंगे, यहाँ से एक लाइट पास करेंगे तो प्रिज्म क्या करता है, लाइट को अलग अलग कलर्स में डिवाइड कर देता है। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे एल्गेस, ग्रीन एल्गे को छोड़ दिया। उन्होंने क्या नोटिस किया कि अक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन बैक्टीरिया इज हैपनिंग मोस्टली इन द ब्लू एरिया एंड इन द रेड एरिया। ऑलराइट, सो हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है कॉर्नेलियस नैन-नील एक्सपेरिमेंट। अब हमको पता करना पड़ेगा ये जो ऑक्सीजन है ये CO2 से आ रहा है या H2O से आ रहा है। सो टू फाइंड आउट दिस एग्जैक्ट थिंग वी हैव दिस कॉर्नेलियस नैन-नील एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लिया। अब ये जो सल्फर बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग H2O दीज यूज H2S। ठीक है, उन्होंने नोटिस किया कि ये बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन की जगह क्या निकलता है, सल्फर निकलता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ऑक्सीजन था वो CO2 से नहीं आ रहा था, वो
H2O से आ रहा था, क्योंकि अगर CO2 से आ रहा होता तो वो अभी भी आ सकता था। यहाँ पे भी CO2 है, यहाँ पे भी CO2 यूज हो रहा है, राइट। क्या मिसिंग है यहाँ पे? H2O मिसिंग है। H2O की जगह पे H2S है, दैट इज व्हाई दीज आर रिलीजिंग सल्फर। अब आते हैं पिगमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस पे। लीव्स जो होते हैं वो अलग अलग शेड ऑफ ग्रीन के होते हैं, भले वो सेम प्लांट से आते हों। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मल्टीपल पिगमेंट्स रह रहे होते हैं। कौन कौन से पिगमेंट्स? क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स। क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन होता है, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन होता है, ज़ैंथोफिल्स येलो होते हैं एंड कैरोटिनॉइड्स येलो ऑरेंज होते हैं। देखा गया है कि मेन पिगमेंट जो होता है फोटोसिंथेसिस में वो होता है क्लोरोफिल ए। तो ये बाकी पिगमेंट्स क्यों होते हैं? बाकी पिगमेंट्स होते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। इनका काम क्या होता है? क्लोरोफिल ए जो अब्जॉर्ब नहीं कर पाए उन लाइट रेज को ये अब्जॉर्ब करता है, तो इससे ओवरऑल कवरेज इंक्रीज होता है। प्लस ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या देखा गया था कि लीस्ट सॉल्युबल इन सॉल्वेंट होता है हमारा क्लोरोफिल बी, फिर ए, फिर ज़ैंथोफिल, और मोस्ट सॉल्युबल होता है कैरोटिनॉइड्स। नाउ नेक्स्ट वी कम टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम एंड कंबाइंड ग्राफ। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम क्या देखते हैं? क्लोरोफिल ए को देखो, ये है क्लोरोफिल ए का ग्राफ। तो इसके अकॉर्डिंग क्लोरोफिल ए मैक्सिमम ब्लू में और मैक्सिमम रेड में अब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल बी का भी वही सीन है, ये क्लोरोफिल बी का ग्राफ है। यहाँ पे आप देखो ये मैक्सिमम ब्लू में और रेड में अब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। देन हम देखते हैं कि ये दोनों ही ग्रीन एरिया में सबसे कम अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो क्लोरोफिल ए और बी जो मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट्स हैं, ये ग्रीन को सबसे कम अब्जॉर्ब करते हैं, मतलब रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और जो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है वो हमको दिखती है, इसलिए लीफ का कलर होता है मोस्टली ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम में हमको दिखता है कि फोटोसिंथेसिस कितने रेट पे हो रही है, कितनी तेजी पे हो रही है एट डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस भी मैक्सिमम ब्लू लाइट में और मैक्सिमम ग्रीन लाइट में हो रही है, एंड ग्रीन में हमको सबसे कम दिखता है। अब जब हम इस ग्राफ को और इस ग्राफ को कंबाइन कर देते हैं तो हमको मिलता है कंबाइंड ग्राफ। यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, मतलब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस का रेट वहीं सेम ओवरलैपिंग एरियाज पे दिखाई दे रहा है। इससे पता चलता है कि क्लोरोफिल ए हमारा मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फोटोसिंथेसिस का लोकेशन। मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। दीज आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा ऑफ प्लांट्स जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट जो कि बाहर की तरफ अरेंज रहता है ताकि उन्हें मैक्सिमम सनलाइट मिले। क्लोरोप्लास्ट का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में अरेंज होते हैं कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के ऊपर। इस पूरे स्टैक को हम बोलते हैं ग्रैनुलम, और एक एक कॉइन को हम बोलते हैं थैलेकॉइड। इस थैलेकॉइड के अंदर होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन के बीच में डिफरेंस। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? थैलेकॉइड के अंदर। डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा के अंदर। लाइट रिएक्शन में लाइट अब्जॉर्ब होता है और एटीपी एंड NADPH प्रोड्यूस होता है। डार्क रिएक्शन को क्यों डार्क रिएक्शन बोलते हैं? क्योंकि उसमें डायरेक्ट लाइट की जरूरत नहीं होती है। लाइट रिएक्शन के ये जो प्रोडक्ट्स है ATP एंड NADPH, उनका यूज होता है, इसलिए इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोला जाता है। अब डार्क रिएक्शन को डार्क क्यों बोला जाता है? इसलिए नहीं क्योंकि वो अंधेरे में होता है, इसलिए क्योंकि उसको डायरेक्टली लाइट की जरूरत नहीं होती है। इंस्टेड इट डिपेंड्स ऑन द products of light reaction which is called ATP and NADPH। ये ATP and NADPH को यूज करके CO2 को ग्लूकोज में और ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बन या फिर केल्विन साइकिल। दिस इज इनडायरेक्टली डिपेंडेड अपॉन लाइट, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज कार्बन और केल्विन साइकिल। और ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि इसको डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू डिटेल्स ऑफ लाइट रिएक्शन। सबसे पहले ये देख लो, ये है एक फोटो सिस्टम। इस फोटो सिस्टम के अंदर बीच में होता है एक रिएक्शन सेंटर जो कि सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए है। उसके आसपास बाकी के पिगमेंट्स ऐसे सराउंड करते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटीने पिगमेंट्स। इसमें बाकी सारे पिगमेंट्स होते हैं जैसे क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, ये सब प्रेजेंट होता है। अब एक फोटो सिस्टम क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये थैलेकॉइड में प्रेजेंट होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? टू अब्सॉर्ब वेवलेंथ्स ऑफ डिफरेंट लाइट्स मेकिंग फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट। ठीक है, अभी जो रिएक्शन सेंटर है, अगर इसका अब्जॉर्प्शन पीक होगा 700 नैनोमीटर्स तो हम इसको फोटो सिस्टम 1 बोलेंगे, और अगर वो पीक होगा 680 नैनोमीटर तो हम उसको फोटो सिस्टम 2 बोलेंगे। अब ये जो 1 और 2 है, ये नाम उसके डिस्कवरी के ऑर्डर में दिया गया है, पर आप याद कैसे रखोगे? जो क्लास में फर्स्ट आएगा उसके ज्यादा मार्क्स होंगे, जो सेकंड आएगा उसके थोड़े कम मार्क्स होंगे। ऑलराइट, तो लाइट रिएक्शन होता है हमारा 2 टाइप का, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में हमारा PS1 एंड PS2 दोनों काम कर रहे हैं, जबकि साइक्लिक में सिर्फ PS1 काम कर रहा है। इसको हम कैसे याद रखेंगे?
रखेंगे, जिसको ज्यादा मार्क्स आएंगे उसको पापा साइकिल दिलाएंगे और जिसको नहीं आएंगे उसको साइकिल नहीं दिलाएंगे। ठीक है, तो अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को देखते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब लाइट को यूज करके एटीपी को जनरेट करना। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले लाइट आती है PS2 पे एट 680 नैनोमीटर, ये एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो कहाँ से आएगा, H2O के साथ। तो ल्यूमेन के अंदर क्या होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है। ये H2O के स्प्लिट होने की वजह से हमको क्या मिलता है, हमको हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। तो ये हाइड्रोजन कहाँ पे रिलीज हो रहा है, ल्यूमेन के अंदर। इसको कैसे याद रखेंगे कि जो PS2 है उसको कम मार्क्स आए तो वो क्या करेगा, वो रोएगा। रोने से हम याद रखेंगे कि वाटर स्प्लिटिंग हो रही है, कहाँ हो रही है, PS2 पे। और अब वो ऑब्वियसली बाहर दिखा दिखा के नहीं रो सकता, तो वो अंदर ही अंदर रोएगा। तो कहाँ हो जाएगा वो, ये रोना रो रहा है वो ल्यूमेन के अंदर, इसलिए ल्यूमेन के अंदर H+ बढ़ने लग जाएगा और जो ल्यूमेन के बाहर है वो H+ कम होने लग जाएगा। इसको हम आगे देखेंगे। तो अब वापस देखते हैं इसको। PS2 absorbs light at 680 नैनोमीटर, देन इट एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन। फिर जाता है इलेक्ट्रॉन किसके पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। वहां से ये जाता है PS1 के पास। अब ये PS1 पे वापस लाइट आती है 700 नैनोमीटर्स पे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिर एक्साइट हो जाता है, एक्साइट होके फिर वापस आता है फेरेडॉक्सिन के पास। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यूज करके फेरेडॉक्सिन NADP+ से NADPH बनाता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इस तरीके का कुछ स्कीम बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, Z स्कीम। नाउ मूविंग ऑन टू आवर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे हमने बात की थी सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे 700 नैनोमीटर पे ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। वहां पे फेरेडॉक्सिन से ये डायरेक्टली ADP से ATP बना लेगा। ऑलराइट, सो ये जो नॉन साइक्लिक है ये होता है ग्राना के अंदर, जो साइक्लिक है ये होता है स्ट्रोमा लैमेले के अंदर। अब ये सारा खेल, ये लाइट रिएक्शन होता किस लिए है, ATP की सिंथेसिस के लिए। तो देखते हैं ATP सिंथेसिस कैसे होता है। ये हमारा थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन, यहाँ पे थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के थ्रू हमको H+ आयन पुश आउट करना होता है, जिससे हमारा ATP बनेगा। अब ये H+ आयन को पुश आउट करने के लिए हमको चाहिए एक हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। वो कैसे फॉर्म हो रहा था, अंदर ही अंदर हमारा PS2 रो रहा था, उसकी वजह से फॉर्म हो रहा था H+ आयन फ्रॉम वाटर स्प्लिटिंग। उसके बाद ये जो प्लास्टोक्विनोन है ये भी H+ को बाहर से अंदर पंप कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये ल्यूमेन के अंदर H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और जो ल्यूमेन के बाहर होता है वो H+ कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। तो बाय रूल क्या होना चाहिए, H+ जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है, ये मूव करेगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब बाहर की तरफ। तो यहाँ पे आप देखो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसको ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं CF0। ये पार्टिकल हेल्प करता है H+ को मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर पुश करने के लिए। इसके बाहर लगा हुआ है CF1 पार्टिकल ATP सिंथेस, जो हमको ATP सिंथेसिस में हेल्प करता है। ऐसे हो गया हमारा ATP सिंथेसिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइट रिएक्शन। अब हम मूव करते हैं डार्क रिएक्शन की तरफ। कुछ बातें हमने ऑलरेडी कर ली थी डार्क रिएक्शन के बारे में कि ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए कुछ टाइम तक अगर लाइट नहीं मिलेगी तो ये डार्क रिएक्शन भी हैम्पर होने लगेगा। डार्क रिएक्शन भी दो टाइप का है, C3 साइकिल एंड C4 साइकिल। ये यहाँ पे गलत हो गया है, ये जो कैल्विन साइकिल है ये हम C3 साइकिल को बोलते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल साइकिल है। दिस इज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन कैल्विन बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव C14 इन एल्गे। इसे हम C3 साइकिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमारा 3 कार्बन का होता है, नोन एज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और C4 साइकिल को हम C4 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का होता है, विच इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर होता है हमारा रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर होता है हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट विच इज 3 कार्बन कंपाउंड। अब ये जो C3 साइकिल होगा ये सारे प्लांट्स में होगा, और जो C4 साइकिल होगा वो सिर्फ C4 प्लांट्स में होगा, लेकिन जो C4 प्लांट्स है उसमें C3 साइकिल भी होगा। अब इन दोनों में से ज्यादा एफिशिएंट कौन सा है, C4 साइकिल। क्यों, क्योंकि इसमें एक वेस्टफुल प्रोसेस नहीं हो रही है, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन, लेकिन C3 साइकिल में वो वेस्टफुल प्रोसेस होती है, इसलिए C4 बेटर है। ऑलराइट, सो अब डिटेल में देखते हैं C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल को। याद करो फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर कौन होता है हमारा, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। अब इसका हो जाता है कार्बोक्सिलेशन, मतलब इसमें एटमॉस्फेरिक CO2 आके मिल जाता है। अब ये 5 कार्बन कंपाउंड जब एक कार्बन कंपाउंड से मिलेगा तो क्या बनाना चाहिए, 6 कार्बन कंपाउंड, लेकिन ये क्या बनाता है 2 molecules of 3 कार्बन कंपाउंड विच इज 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब ये 3 PGA का हो जाएगा रिडक्शन यूजिंग 2 ATP एंड 2 NADPH। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल्स है इसलिए यहाँ पे 2 ATP एंड 2 NADPH लग रहा है। फाइन, इससे बन जाएगा हमारा ट्रायोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल। ये ट्रायोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल का हो जाएगा रीजनरेशन यूजिंग अनदर ATP। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स के लिए 2 ATP एंड 2 NADPH, और यहाँ पे 1 ATP है। तो ओवरऑल इसमें
एक C3 साइकिल में कितना यूज हो रहा है, एक हमारा CO2 यूज हो रहा है, 3 हमारे ATP यूज हो रहे हैं और 2 हमारे NADPH यूज हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक CO2 यूज हो रहा है, लेकिन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमको कितने CO2 चाहिए, 6 CO2 चाहिए, इसलिए ये साइकिल हमको 6 बार चलानी पड़ेगी। और 6 बार जब हम साइकिल चलाएंगे तो कितना यूज हो जाएगा, 6 CO2, 18 ATP एंड 12 NADPH। क्लियर, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू C4 साइकिल। C4 साइकिल होता है हमारे C4 प्लांट्स में। C4 प्लांट्स के पास एक स्पेशल एनाटॉमी होती है जिसको हम बोलते हैं क्रान्स एनाटॉमी। ये क्रान्स एनाटॉमी इतनी स्पेशल क्यों होती है, मैं समझाती हूँ। क्रान्स एनाटॉमी में पहले तो ये जो वैस्कुलर बंडल्स हैं इसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं बंडल शीथ और मीजोफिल सेल्स। इस अरेंजमेंट के वजह से प्लांट के पास हो जाती है एफिशिएंट CO2 फिक्सेशन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग फोटो रेस्पिरेशन। क्यों, इस बात को समझो। जो रुबिस्को एंजाइम है उसमें C स्टैंड्स फॉर कार्बोक्सिलेशन एंड O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। अब अगर ये CO2 से बाइंड करके कार्बोक्सिलेशन करता है तो इट इज बेनिफिट फॉर द प्लांट, बट अगर वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो ये वेस्टफुल प्रोसेस करता है कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन। तो ये जो बंडल शीथ सेल्स है इसमें बहुत सारे भर भर के क्लोरोप्लास्ट होते हैं और थिक वॉल्स होते हैं जिससे गैस पास नहीं हो पाती है। और इससे दूसरी बात ये होती है कि CO2 का एफिशिएंट फिक्सेशन होता है। तो जब प्लांट में अच्छे खासे अमाउंट में CO2 प्रेजेंट रहेगा तो फालतू में जो रुबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजन से बाइंड करके वेस्टफुल प्रोसेस नहीं करेगा। इसलिए ये C4 साइकिल हमारे प्लांट्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अंडरस्टूड? ऑलराइट, सो अब ध्यान से देखते हैं C4 साइकिल में क्या होता है। मीजोफिल सेल पार्टिसिपेट करता है और बंडल शीथ सेल पार्टिसिपेट करता है। तो जो मीजोफिल सेल होता है उसमें पेप्केज एंजाइम होता है बट रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट होता है। ऑन दी अदर हैंड बंडल शीथ सेल में रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है बट हमारा पेप्केज एंजाइम एब्सेंट होता है। अब पहले देखते हैं मेसोफिल सेल में क्या होता है। मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। याद करो पहला कार्बन एक्सेप्टर हमारा प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर कौन था C4 में, इट वाज अ 3 कार्बन कंपाउंड विच इज PEP। ठीक है, अब बाहर से एटमॉस्फेरिक CO2 आएगा, उसका फिक्सेशन होगा, फिर ये PEP के साथ कंबाइन करके बनाएगा हमारा एक C4 एसिड विच इज मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड। फिर ये जो C4 एसिड है ये मूव करेगा हमारे बंडल शीथ सेल्स में, क्योंकि डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक CO2 तो नहीं आ सकता था क्योंकि गैस के लिए इम्परमेबल था हमारा बंडल शीथ सेल। तो C4 एसिड आएगा। अब इस C4 एसिड का हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन एक रिमूव हो जाएगा, तो ये C4 एसिड बनेगा C3 प्लस CO2। ये जो CO2 है ये यूज हो जाएगा हमारे C3 साइकिल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रुबिस्को प्रेजेंट है तो यहाँ पे C3 साइकिल हो जाएगा, और जो बचा हुआ हमारे यहाँ पे C3 था ये चला जाएगा रीजनरेशन के लिए, PEP बनाने के लिए। क्लियर? और साइकिल फिर वापस चल सकती है। नाउ मूविंग ऑन टू फोटो रेस्पिरेशन। ये वही वेस्टफुल प्रोसेस है जिसकी हम इतनी देर से बुराई कर रहे हैं, तो इसको भी बुरा लगा होगा, थोड़ा इस पे ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल पाथवे है जिसमें रुबिस्को बाइंड्स टू ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ CO2। वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो क्या होता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट प्लस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। तो इस प्रोसेस में, फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, ना ही शुगर बनता है, ना ही ATP या NADPH बनता है, उल्टा CO2 रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो हमको क्या करना था, CO2 कंज्यूम करके उसका हमें ग्लूकोज बनाना था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज भी नहीं बन रहा है, एनर्जी भी नहीं बन रही, उल्टा CO2 जो हमारे काम का है उसको भी हम रिलीज कर दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सोल्युटली वेस्टफुल प्रोसेस। ठीक है, लेकिन ये C4 प्लांट्स में नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने देखा था ये जो मीजोफिल सेल है इसमें देखो, मीजोफिल सेल से एटमॉस्फेरिक जो गैस है CO2 वो हमारे बंडल शीथ सेल में आ रही है। यहाँ पे तो ये स्टोर हो गई, ये तो गैस के लिए इम्परमिएबल है, तो यहाँ पे जो CO2 है ये बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी खासी CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है, गैस बाहर एस्केप नहीं कर पाता है, और हमारा जो रुबिस्को है वो CO2 के लिए एफिनिटी बरकरार रखता है। ठीक है, इसलिए हमारा वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ये दो टाइप के हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल मतलब प्लांट के अंदर जो फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, नंबर और साइज ऑफ लीव्स जितना ज्यादा होगा फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा होगा। अगर लीव्स थोड़े ज्यादा बुढ़े होंगे तो वो कम फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, अगर उनका डायरेक्शन सन की तरफ है, ज्यादा सनलाइट आएगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। जेनेटिक फैक्टर डेफिनेटली। उसके बाद अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल जितना ज्यादा होगा फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा होगा। इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन CO2 का जितना ज्यादा होगा फोटोसिंथेसिस
उतना ज्यादा और एफिशिएंट होगा, ठीक है। इसलिए C4 प्लांट ज्यादा एफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हैं। इसमें होता है लाइट, CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर में डार्क रिएक्शन ज्यादा इफेक्ट होते हैं क्योंकि उसमें मोस्टली एंजाइम्स का रोल होता है, ठीक है। C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड बेटर टू हाई टेम्परेचर while C3 plants have a lower temperature optimum. The temperature optimum also depends upon the habitat कि कहाँ रहता है प्लांट, ठीक है। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है वाटर। कम वाटर होगा तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो CO2 कम आएगा, CO2 कम आएगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगी। दूसरा ये कि अगर पानी कम होगा तो जो लीव्स हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगी, उन्हें सनलाइट और CO2 अच्छे से नहीं मिलेगा तो फिर वापस फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। अब देखते हैं कि लाइट कैसे फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। इसमें हमको देखना है लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। अब ब्लैकमैन लॉ को पहले देख लेते हैं। इस ब्लैकमैन लॉ के हिसाब से कोई भी केमिकल रिएक्शन में रेट लिमिटिंग फैक्टर या उसको कंट्रोल करने वाला फैक्टर वो होता है जिसकी क्वांटिटी सबसे कम होती है या उसकी जरूरत से कम होती है। अगर कम रहेगा, अब मान लो कि मेरे को खिचड़ी बनानी है, ठीक है। खिचड़ी में अगर मेरे पास दाल चावल चाहिए मेरे को 100 ग्राम 100 ग्राम, ठीक है। अगर मेरा दाल मेरे पास ज्यादा है और मेरे पास चावल कम है तो कौन लिमिटिंग फैक्टर? चावल। मेरे पास चावल नहीं होगी तो खिचड़ी नहीं बन पाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर मेरे पास चावल ज्यादा है लेकिन मेरे पास दाल कम है तो अब दाल मेरा लिमिटिंग फैक्टर हो गया। मेरे पास दाल अगर मैं नहीं खरीद के लेके आऊंगी तो खिचड़ी नहीं बन पाएगी, राइट। तो अब लाइट को देखो, लाइट की जो सैचुरेशन होती है वो 10% ऑफ फुल सनलाइट पे हो जाती है। सनलाइट तो बहुत अबंडेंट है, इसलिए मोस्ट केसेस में लाइट जो होता है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनता। कौन बनता है लिमिटिंग फैक्टर? मोस्टली CO2। अब इस ग्राफ को देख लेते हैं, ठीक है। इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना बढ़ रहा है और लाइट इंटेंसिटी कितनी है। जब आप इसको लाइट इंटेंसिटी मान लो ये 0 है, इससे 10% तक बढ़ाते जाते हो, ठीक है, तब तो आप देखते हो कि धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो इंप्रूव हो रही है। लेकिन 10% के बाद अब तुम बढ़ाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उतनी ही फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। और अगर बहुत एक लिमिट के बाद बहुत ज्यादा हो जाएगी तब क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लाइट बहुत रेयर केसेस में लिमिटिंग फैक्टर होती है, जब बहुत कम होती है उसके बाद तो मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड ही लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू CO2 concentration affecting photosynthesis. Photosynthesis is directly proportional to CO2 concentration, लेकिन तभी जब लाइट इज नॉट लिमिटिंग, ठीक है। अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है तभी C3 एंड C4 प्लांट्स CO2 को रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि अब लाइट ज्यादा है तो अब कम कौन है? लिमिटिंग फैक्टर कौन हो गया? CO2, ठीक है। CO2 इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर। अभी C4 प्लांट सैचुरेशन दिखाते हैं 360 पे, जबकि C3 प्लांट सैचुरेशन दिखाते हैं 450 पे। प्रेजेंट एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज 420। तो आप देखो ये 360 से तो ज्यादा है बट ये 450 से कम है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज कौन कर रहा है? C3 प्लांट्स, ठीक है। C3 प्लांट्स आर गेटिंग स्लाइटली लेस CO2 टू रीच ऑप्टिमल, हेंस CO2 इज एक्टिंग एज अ लिमिटिंग फैक्टर इन द C3 प्लांट्स। समझ में आया? इसलिए हम C3 प्लांट्स लाइक टोमेटो एंड बेल पेपर को ग्रीन हाउस में ग्रो करते हैं फॉर हायर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ग्रीन हाउस हमारा CO2 सैचुरेशन बढ़ा देगा। ऑलराइट डॉक्टर्स, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स यहाँ पे खत्म होता है। होप यू एंजॉयड द लेक्चर एंड इफ यू डिड, give me your feedbacks good or bad in the comment section and इस क्लास के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। ऑल राइट फ्यूचर डॉक्टर्स, सी यू ऑन दी अदर साइड। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।